हाय हाय ये मजबूरी, गड्ढों में चलना हुआ ज़रूरी, पानी पर भी बात रह गई अधूरी, बिजली से भी बन गई दूरी। कितनी सरकारें आकर चली गईं, आस लगाए अखियां भी अब थक गईं। हाय हाय ये मजबूरी, गड्ढों में चलना हुआ ज़रूरी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साची गुप्ता। फिर हाजिर हूं लेकर आपका शो जिसका नाम है मुद्दों की बात, जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ। और आज का मुद्दा है, सॉरी गलत बोल गई, माफ़ कीजिएगा, मुद्दा नहीं, ज़रूरत है। ज़रूरत है आपकी, ज़रूरत है हमारी। सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जनता वहीं की वहीं रह जाती है इस उम्मीद में कि शायद इस बार उनकी उम्मीदें पूरी होंगी, शायद इस बार वो खुश होंगे, शायद इस बार कुछ तो अलग होगा। लेकिन क्या ये जनता आज की डेट में खुश है? क्या अपने जनप्रतिनिधियों के काम से संतुष्ट है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ हमारा खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको उनसे मुखातिब करा देते हैं। बीजेपी से हैं आज हमारे साथ में नगर परिषद के सभापति घनश्याम गुर्जर जी, पार्षद देवेंद्र रसगनिया जी। कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजेश कृष्ण सिद्ध जी, जो कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं में शुमार हैं। जिला कांग्रेस महासचिव हैं रमन सैनी जी। अजय पूनिया जी, निर्दलीय पार्षद। और आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता शरद मिश्रा जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। तो शुरू करते हैं ज़रूरतों से भरी ये ज़रूरी डिबेट। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में और शुरू करते हैं ज़रूरतों से भरी ये ज़रूरी डिबेट। और सबसे पहले चर्चा करते हैं सफाई पर। एक बारिश में ही सफाई की सारी पोल खुल जाती है। वैसे तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ जगहों का नाम लेना चाहूँगी। करौली कुंड मार्ग, बस स्टैंड के सामने, एसएमडी सर्कल, दिल्ली दरवाज़ा और भी ऐसी कई जगह हैं शहर में जहाँ पर बारिश होते ही, मानसून आते ही नाले तालाब में तब्दील हो जाते हैं। आम आदमी का सड़कों पर चलना दूभर हो जाता है। आखिर कब तक जनता ये सब बर्दाश्त करती रहेगी? इसी पर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी अजय पूनिया जी से, इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले सर, जनता जवाब मांगती है सफाई पर, बहुत परेशान है, चलना भी दूभर हो चुका है। नहीं देखिए, सफाई की सभापति जी भी बैठे हैं, कांग्रेस के लोग भी बैठे हैं, शहर के लोग भी बैठे हैं। आप ये स्थिति देखिए, वर्तमान में सफाई की शुरुआत जो नगर परिषद का अहम मुद्दा है, वो सफाई और रोशनी, ये दो विषय ऐसे हैं जो नगर परिषद की प्राथमिकता में होने चाहिए। हम सफाई की आपने विषय किया, तो सफाई की स्थिति ऐसी है कि हमारे यहाँ पर शहर में जो कर्मचारी हैं, राजस्थान सरकार ने 329 जो है भर्ती किए थे राजस्थान सरकार ने। उन 329 में सभापति जी भी बैठे हैं, यहाँ पर कांग्रेस के लोग भी बैठे हैं। वसुंधरा जी के टाइम पे भर्ती हुई थी, पुराने कर्मचारी भी हमारे यहाँ लगे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि सफाई की जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, उन 329 में से 100 लोग तो आते ही नहीं हैं। जमादार उनकी हाजिरी करते हैं, कमीशन के हिसाब से उनकी व्यवस्थाएँ रखती हैं। चुनौतीपूर्ण तरीके से कह रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। अगर इन दोनों लोगों में से कोई अगर उस पर ऑब्जेक्शन करे तो कल ही आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको गिनवा सकता हूँ। और करीबन 100 से 150 कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी है, वो सफाई कर्मचारी अन्य विभागों में लगे हुए हैं। उसके बाद में जो सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, नगर परिषद के अंदर 40 सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं जो बाबुओं का काम कर रहे हैं। आपने यहाँ CLC के माध्यम से कर्मचारी लगा रखे हैं, उनमें बहुत से पार्षदों के रिश्तेदार लगे हुए हैं। CLC के माध्यम से आपने जो है अग्निशमन के कर्मचारी लगा रखे हैं, अग्निशमन वालों को आपने नगर परिषद में बाबू। तो ये जो कर्मचारियों का जो घालमेल है, मूल समस्या है जिसका जो काम है। DLB के आदेश आगे, राजस्थान सरकार के कई बार आदेश आगे कि जो कर्मचारी जिस पद पर काम करता है उसको उसके मूल पद पर भेजा जाए। क्यों नहीं आज तक उनको मूल पदों पर भेजा गया? अगर शहर के अंदर ये 650 कर्मचारी, ठेकेदार के कर्मचारी मिलकर अगर काम करें, 100% आप तय मानिए कि शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार होगा। परंतु चाहे किसी की भी सरकार रही हो, आज घनश्याम जी बैठे हैं, पुराना अनुभव है, 94 से पार्षद रहे हैं, सफाई समिति के पिछले बोर्ड में अध्यक्ष भी रहे हैं, आप उपाध्यक्ष भी रहे हैं, अभी आपके पास में सभापति का चार्ज भी है, पूरा अनुभव है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारे जो सफाई कर्मचारी हैं, क्यों नहीं उन सफाई कर्मचारियों को लगाया जाता? आप देखिए। जी सर, मैं आपके पास अभी आऊँगी। और हमारे साथ आप पार्टी से मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता शरद मिश्रा भी हैं। देखिए, सफाई पर क्या कहना है? सफाई के लिए तो आज से नहीं, बहुत पहले से इसका मुद्दा उठाते आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि खुद अजय पूनिया जी ने भी उठाया था कि 70 लाख रुपए खर्च होते हैं यहाँ से। और उसके अलावा जो सफाई कर्मचारी हैं,
कि टोटल में से कितने तो यहाँ पे राजस्थान सरकार के हैं, कितने यहाँ ठेकों से चल रहे हैं। अब ठेकों से जो खेल चल रहा है उसका सबसे पहला खेल तो कांग्रेस की जो मौजूदा सरकार में रहे थे पार्षद नरेंद्र मीणा जी, उनका ही आपने देखा था कि वो ठेकेदार से रिश्वत लेते हुए ट्रैप हुए थे। लेकिन ये तो हमारी या तो अशोक गहलोत जी की या हमारी नीयत कैसी है सरकार की, उसकी कह सकते हैं कि किसी पे भी अभी तक अभियोजन स्वीकृति होती नहीं है, चाहे यहाँ सभापति ट्रैप होती है, चाहे यहाँ नंदूमल पहाड़िया जैसे होते हैं। दूसरे, आप वार्डों में जाइए, आप वार्ड 26 में चल जाइए, आप नालों में देख लीजिए, आपको 1 साल का नहीं, 2 साल का नहीं, आपको कितने साल का कचरा मिल जाएगा। आप वहीं से लगता हुआ वार्ड 20 पे चल जाइए, वार्ड 37 जाइए, वार्ड 30 जाइए। मैं ऐसे कितने वार्ड गिना सकता हूँ जहाँ आपको सफाई की व्यवस्था बिल्कुल चरमाई हुई मिलेगी। अब सफाई कमेटी के पहले भाई साहब अध्यक्ष भी रह चुके हैं, सभापति भी हैं और बहुत अच्छा अनुभव भी है इनके पास। लेकिन चाहे कांग्रेस की सरकार आई हो, चाहे बीजेपी की सरकार आई हो, मैं 2017 से लेकर आज तक का आपको सर्वेक्षण बताऊं, 363, 300, 195, उसके बाद एक बार रैंकिंग सुधरी अपनी 155, लगा कि शायद हम टॉप 100 में आ जाएंगे। 1 नंबर तो बहुत दूर की बात है, हम वापस वही 363 की 364 पे आ जाते हैं। तो हम कितने पास हैं, कितना दूर हैं, वो आप इनसे पूछिए। चलिए, आपके पास फिर से लौट कर आऊँगे। हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी जुड़े हुए हैं। सर, सफाई जैसा कि अभी आपने सुना, आपकी क्या ओपिनियन है? ये सफाई का मुद्दा उठाया भाई अजय पूनिया जी ने भी उठाया और आप पार्टी ने की बात की, भ्रष्टाचार की बात की। मैं कहना चाह रहा हूँ कि पिछली जो हमारे बोर्ड था इनका, हमारे कांग्रेस का भी बोर्ड था, सबका बोर्ड रहा। और जैसा अभी हमारे भाई अजय ने कहा कि जो मूल काम है, मूल पद पे जिन लोगों का काम करना चाहिए वो नहीं है, ठेकेदारी व्यवस्था है। इस बात से मैं भी पूर्णतः सहमत हूँ। और भाई अजय को पता है, पिछली बार भूख हड़ताल करके और इसी नगर परिषद में बैठ करके ये सफाई कर्मियों की भर्ती केवल इसीलिए खुलवाई गई थी, और जिसका माननीय हमारे पिछली बार भी हमने ये सफाई कर्मियों की जो भर्ती अशोक गहलोत जी के माध्यम से हुई थी, और अब के भी सफाई कर्मियों की भर्ती की हमने घोषणा की है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हम सफाई कर्मी भर्ती करते हैं और उन सफाई कर्मियों की जगह उनका मूल काम लेकर के उन लोगों को किया जाता है, जनता को प्रताड़ित किया जाता है। दूसरी बात रही, भारतीय जनता पार्टी एक बात कहती थी, कड़ी से कड़ी जोड़ दो तो विकास होगा। हम अलवर की जनता का इसमें कहाँ दुर्भाग्य है कि उन्होंने कड़ी से कड़ी जोड़ी लेके पार्षद से लेकर के प्रधानमंत्री तक हमने इनको बनाया। लेकिन जब चुनाव आम जनता की जब बात होती है, जब तो जनता की बात करते हैं। इनमें अभी कहा जनप्रतिनिधि की बात, जनप्रतिनिधि बन कहाँ रहा है कितने 15 साल से, क्योंकि जब वोट मांगते हैं जब तो पार्टी प्रतिनिधि हो जाते हैं, धर्म की बात करते हैं, राम मंदिर के नाम पे वोट मांगते हैं और बात करते हैं। भाई आप पार्टी वाले ने, भाई शरद ने बात उठाई, तो ये कांग्रेस की सरकार है जिन्होंने भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की बात करी हो, चाहे नंदूमल पहाड़िया हो, चाहे नरेंद्र मीणा हमारा हो, कोई भी व्यक्ति रहा हो, भ्रष्टाचार में अगर लिप्त है तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की है। करें ना। ये अब हमारे केजरीवाल जी पर भ्रष्टाचार के आरोप है, सिसोदिया जी अंदर बंद है, नरेंद्र मीणा सस्पेंड क्यों नहीं किया इन्होंने? सर, आपको सस्पेंड की बात ऐसी है कि जो कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया कानूनी तरीके से चलती है, कानून में उनकी बात चल रही है। बीना गुप्ता को क्यों कर दिया? बीना गुप्ता को भी सस्पेंड उस मामले में नहीं किया, कानून उनको किया है अलग मामले में, आपराधिक मुकदमे में जो उनका झगड़े का मामला। जब आप ये मानते हैं कि बीना गुप्ता ने रिश्वत नहीं ली थी? नहीं, मैं नहीं कह रहा, दोनों जो भी है कानूनी प्रक्रिया है उसी के तहत कार्रवाई की गई है। और बीना गुप्ता की और नरेंद्र की दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों को सस्पेंड करने का राइट है, अगर कानून में है तो सस्पेंड हो गए। क्या कहता है कि कांग्रेस ने कहीं भी उनका किसी का पक्षपात किया हो? मैडम इस विषय पे कानून ये कहता है, राजस्थान का म्यूनिसिपैलिटी एक्ट ये कहता है कि भ्रष्टाचार में या किसी भी मामले में कोई पार्षद या पदाधिकारी 24 घंटे जेल चला जाता है तो उसको 48 घंटे में सस्पेंड करना पड़ता है। बीना गुप्ता को इन्होंने 48 घंटे के अंदर ही सस्पेंड कर दिया, और नरेंद्र मीणा टिल टुडे आज भी सस्पेंड नहीं है। बोर्ड की मीटिंग में आती है, इनका मंत्री टीकाराम जूली, इनके बड़े नेता उसके वार्ड में जाके उद्घाटन करते हैं। तो इनसे पूछा जाए कहाँ है जीरो टॉलरेंस? सर, सफाई की जो समस्या है वो आज की नहीं है। जब नगर परिषद में सभापति आपके थे तब भी यही जनता की समस्याएं थी, तो क्या आरोप और प्रत्यारोप के बीच में जनता ऐसी पिसती रहेगी? देखिए, अभी तक सफाई के मामले में जिन भी वक्ताओं ने कही है वो 100% सच है। लेकिन मैं कुछ बात आपको बताना चाहूँगा कि जैसा भाई हमारे अजय पूनिया जी ने कहा, जब तत्कालीन संभागीय आयुक्त थे समित शर्मा जी, हमने डीआरडीए में सुनवाई में उनसे कहा था कि जो मूल सफाई कर्मचारी है उनको मूल पद पे लगाएं। तत्कालीन संभागीय आयुक्त समित शर्मा जी ने पत्र निकाला नगर परिषद को कि सारे सफाई कर्मचारियों को उनके मूल पद पर करें, अन्यथा जो अधिशासी अधिकारी है उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। दूसरे दिन अधिशासी अधिकारी ने एक पत्र निकाला कि मूल सफाई कर्मचारियों को मूल पद पर लौटा दिया।
उसके बाद हमने कहा कि साहब कहाँ लौटें। उसके बाद हमने उनकी पालना रिपोर्ट सभापति को करी। उसके बाद उन सभापति ने नहीं करी। वर्तमान सभापति जी को हमने पत्र लिखा कि साहब ये मूल पर इनको लौटाया जाए, नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि 660 सफाई कर्मचारी तो ठेकेदार के हैं। अलवर शहर को 3 जोनों में बांटा हुआ है। जोन नंबर 1 में 220, उसके बाद 220, 220, 660 सफाई कर्मचारी ठेके के, 483 कर्मचारी स्थायी कर्मचारी राज्य सरकार ने भेजे। इससे पहले 250 कर्मचारी पूर्व के थे। लगभग मेरा मानना है 1100 कर्मचारी शहर में सफाई वर्तमान में देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि नगर पालिका एक्ट पे स्पष्ट उल्लेख है कि किसी की नगर पालिका में प्रशासनिक, वित्तीय किसी भी प्रकार की निगरानी करने का दायित्व सभापति का है। आज अगर शहर में सफाई व्यवस्था बिगड़ रही है, सफाई कर्मचारी अगर अन्य कामों में लग रहे हैं, प्रशासन उनको देख नहीं रहा, आयुक्त नहीं देख रहा, तो सभापति अपनी क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं? सभापति क्यों नहीं उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करते? आखिर जो तनख्वाह बन रही है, उनके परिलाभ दिए जा रहे हैं, उनके लाभ दिए जा रहे हैं, उनको रोको, कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहे। मॉनिटरिंग की दूसरी बात, हर साल 15 जून से पूर्व नालों की सफाई हो जाती है। नालों की सफाई बताइए कहाँ नालों की सफाई हुई है? कहने का मतलब है कि सफाई व्यवस्था में 3 साल से बोर्ड भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ही ठेकेदार, सफाई के ठेकेदार, उनको क्यों आप लोगों ने प्रेशर दे रखा है? बात आप मूल मुद्दे पर जाइए ना। जब तक इस शहर में सफाई कर्मचारी मूल काम पर नहीं लगेंगे, सफाई व्यवस्था में आप और हम इसी तरह से डिबेट करते रहेंगे, जनता पिसती रहेगी। मूल है सरकार ने जिनको पावर दे रखी है वो अपनी उस पावर का इस्तेमाल करें। ये नहीं कि मूक दर्शक बैठ के, इस जनता ने जो दिया है उनको करें और अपनी शक्तियों का प्रयोग करें। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक मैं इसी ओपिनियन आपसे पूछूं। मेरा मानना ये है कि देखो सफाई का मुद्दा तो है, लेकिन जब नगर परिषद काम करने निकलती है तो जैसा अभी स्वर्ग रोड पे काम चल रहा है, नाले का वहाँ पे पानी भरता है, उसकी समस्या का समाधान के लिए, निवारण के लिए काम चल रहा था, लेकिन आम जनता के विरोध की वजह से वो काम रुका हुआ है। और कई जगह जब जेसीबी से काम होता है तो पटावे हैं, पटाव लोगों ने कर रखे हैं, अतिक्रमण कर रखा है, उसकी भी समस्या का हमको देख। केवल सफाई पर ही बोले? हाँ, सफाई पे ही मैं सफाई के विषय पे बात कर रहा हूँ। अभी जैसे मैं आ रहा था शहर से निकल के, तो अब भी सफाई हो रही थी। अब जैसे ही मार्केट खुलेगा तो वापस कूड़ा वहाँ इकट्ठा हो जाएगा। तो जैसे हमारी तो जिम्मेदारी बनती है कि सफाई के लिए से, लेकिन आम जनता को भी थोड़ा सजग रहना चाहिए। मैं नगर परिषद के सभापति घनश्याम गुर्जर जी से इन सारे आरोपों को सर आपने सुना, नगर परिषद के कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं, करप्शन के पे सवाल उठाए जा रहे हैं, भर्तियों पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार इतने 600 कर्मचारी होने के बावजूद भी वार्डों की सफाई क्यों नहीं हो पा रही है? सर जनता आपसे जवाब मांग रही है। देखो, सर्वप्रथम तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा। मूल बात जो सफाई की जो मुद्दा आया है, सफाई प्रतिदिन का कार्य है। प्रतिदिन सफाई होगी और प्रतिदिन ही कूड़ा कचरा उठेगा। मैं मेरे साथियों से सबसे मैं चैलेंज करता हूँ कि आप पधारिए कि जहाँ कूड़े का टिंचिंग ग्राउंड है वहाँ देखिए कितने हज़ारों टन कूड़ा प्रतिदिन यहाँ से उठ के वहाँ जाता है, और उसके बाद वहाँ से आगे की जो, लेकिन इसके बावजूद भी सर, इतना उठने के बाद भी सड़कों पर कूड़ा पड़ा हुआ है। कूड़ा कचरा प्रतिदिन ही निकलेगा। ऐसा कोई घर मुझे बता दीजिए जिस घर से साफ सफाई होकर वो कूड़ा कचरा नहीं निकलता हो। ये प्रतिदिन का कार्य है। इसको चैलेंज करने में मैं रात को जगन्नाथ जी महाराज की उस सवारी के वहाँ था। आप में से सबको मैं अभी कहता हूँ कि आप इधर अभी रोड पे चलिए, वहाँ लोगों ने, धर्म प्रेमियों ने इतना वहाँ डिस्पोजल और वो सब चीज़ें लाके इतनी तादाद में वहाँ डाली हुई है। मैं अभी वहाँ से निकल रहा हूँ, रात को भी मैंने वहाँ से यहाँ कूड़े कचरे को उठवाया है कि ताकि वह लोगों को जितना हो सका रात। मैं आपसे जानना चाहूँगी फिलहाल अभी कितने स्थायी और अस्थायी कर्मचारी जो हैं वो सफाई में लगे? उसमें यह है कि अभी जो पूर्व में जो भर्ती हुई थी उसमें 456 की जो भर्ती हुई थी, और हमारे लगभग इस समय 100 कर्मचारी के लगभग पुराने हैं, और ठेकेदार के वार्ड की जो परिसीमन और आबादियां हैं, आप देख रहे हो कि वार्ड जिस समय जो 94 में मैं पार्षद था। सर ठेकेदार के कितने हैं? ठेकेदार के 600 कर्मचारी हैं। पूरे आ रहे हैं वो वर्तमान में? देखो, पूरे, मेरी बात सुनो, पूरे नहीं आ रहे तो हमने उनकी पेलेंटी लगाई है। मैं चैलेंज करता हूँ, 20-20 लाख रुपए की पेलेंटियाँ लगाई हैं। सर पहले आपने पेनल्टियाँ लगाई थी, लेकिन मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूँ, मेरे साथियों को उपलब्ध करा सकता हूँ। अभी अच्छा सर, अभी पिछले 1 महीने में कितनी
पिछले एक महीने में कितनी पेनल्टी लगाई है? आप उन कर्मचारियों के पीए पर आधार कार्ड और जिनकी बात कर रहे हैं कि भाई मैं कह रहा हूँ पेनल्टियों पे, मैं वो सब चीज़ें उदाहरण पेश कर सकता हूँ आपको। सर कितनी पेनल्टी आप ये पिछले एक महीने में अगर सफाई की बात करें तो आपने कितनी पेनल्टियाँ लगाई? जितने मेरी बात सुनो, जो कर्मचारी मैंने कहा ना जितनी एब्सेंट होगी उसके आधार पे लगेगी। मैंने कहा 20 लाख रुपए की पे पेनल्टी लगाई है, 15 लाख रुपए की भी लगाई है। जिस आधार पे जिस दिन प्रतिदिन कर्मचारी आते हैं उस आधार पे लगाई जाती है। ये नहीं है कि आज कर्मचारी पूरे आएंगे तो हम उनकी पूरी हाजिरी करेंगे, नहीं आएंगे तो उनकी एब्सेंट करेंगे। सर क्या पेनल्टी लगाने से सफाई की ये समस्या का समाधान होगा? सभापति महोदय के कार्यकाल में भी ऐसा रहा है कि जो कमिश्नर है हमारे यहाँ, जो इंस्पेक्टर रिपोर्ट करके देता है, उसने रिपोर्ट करके दी कि भाई हमारे सेक्टर के अंदर 500 कर्मचारी अनुपस्थित थे। वो एक कागज़ उसने दे दिया। आप उपस्थिति की बात करो, मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। और उसके बाद में उससे वो कागज़ रख के और उससे 50 कर्मचारियों की एब्सेंट ले ली। आपको मैं कागज उपलब्ध बताओ, मैं आपको कराऊं, कोई कार्रवाई करें। हम सभी पार्षद जो हैं, मैं आदरणीय पूनिया जी से भी ये कह रहा हूं कि इनका भी वार्ड यहीं पास में लगता है, यहीं पास में यहाँ है। आप इनसे पूछ लिया इनके वार्ड में कितने कर्मचारी आते हैं। सर सीधा कर्मचारी कम आ रहे हैं तो मुझे कितनी बार इन्होंने अवगत कराया है कि मेरे वार्ड में कर्मचारी आ रहे हैं। इनसे सीधा सर जवाब नहीं मिल रहा है। फिलहाल मैं जनता के बीच कुछ सवाल लेना चाहूँगी। सर क्या? मैं मोरुद्दोज सिंह चौधरी, मैं समाज सेवी हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ, यहाँ सभी बैठे हुए हैं, नगर परिषद के पदाधिकारी हैं, पार्षद हैं, जो मेन मुद्दा है उस पर कोई नहीं जाता। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मुख्य समस्याएं हैं उनको जब तक उन पर जड़ में नहीं जाएंगे तब तक इसकी सफाई व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। सर सवाल क्या है आपका? सवाल मेरा यह है कि सफाई व्यवस्था में जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अटेंडेंस क्यों नहीं की जाती? उसकी अटेंडेंस वो पार्षद क्यों करता है? पार्षद तो भ्रष्टाचार करते हैं, सारी दुनिया जानती है। सारी चीज़ों में नहीं आरोप नहीं लगा रहा मैं, आरोप नहीं लगा रहा मैं। नहीं आप नहीं होंगे, सारे नहीं हैं। नहीं सारे नहीं हैं, सारे। एक मिनट मेरी बात तो सुन लो। सवाल ये, पार्षदों का ये आप सबके ऊपर आरोप कैसे लगा रहे हो? आपके खुद के ऊपर आपका समाज आरोप लगा रहा है कि आपने जाट हॉस्टल की जो पुताई की है उसी पैसे से अपनी। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, सर आप बैठ जाइए। सबको बता रहे हो। सर मैं आपसे आप मुझे कोई भ्रष्ट कैसे कहते हैं? मैं स्थान पे खड़ा हूं, मुझको कोई भ्रष्ट कैसे कहते हैं? सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप एक मिनट बैठ जाइए। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी। आपको देखिए आप कितने दूध के धुले हो। एक मिनट, ये कुछ पार्षद, आप सारे पार्षदों को चोर कह रहे हो। नहीं अधिकार, अरे यार चोर थोड़ी कह देंगे, भ्रष्टाचारी कैसे कह देंगे? अधिकार क्या होता है? सर अधिकार थोड़ी आप हर किसी को जो भ्रष्ट। सर बैठ जाइए, सर बैठ जाइए। आपने कहा बैठ जाइए सर। और पार्षद कोई आप एक लाइन में, आपका जो भी सवाल था। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि जो जितने भी कर्मचारी हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अटेंडेंस होनी चाहिए, जिससे ये हो जाएगा कि वो उपस्थित हुआ है। ये जो एब्सेंट लगती है, प्रेजेंट लगती है, वो सिस्टम सब जगह खत्म हो चुका है। सारे दफ्तरों में इलेक्ट्रॉनिक उस तरीके से लगती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो जिस काम के लिए अपॉइंटमेंट हुआ है उसका वही काम होना चाहिए। बिजली का जहाँ तक सवाल है, सारे केवल अभी सर सफाई व्यवस्था के लिए क्या इनको बढ़ाना चाहिए? सवाल आपका ले लिया, जवाब में सभापति जी 2 सवाल मेरे। अभी इन्होंने जो बात कही कि हाजिरी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से है, ये जो पूर्व में टेंडर लगा हुआ था मुझसे पहले, उसी के अनुसार ये कार्य चल रहा था। आगे जो टेंडर लगेगा उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों में सुधार किया है, उनकी शरायतों में सुधार किया है। आगे भी उन शरायतों में और सुधार करते हुए जो सुझाव हैं उनके अनुसार हम सबकी राय रखते हुए, उसमें भी जो भी बोर्ड की मीटिंग में हमने इन सब चीज़ों को तय किया था कि जो इससे पहले जो बोर्ड मीटिंग हुई थी कि उसमें हमें किन किन शरायतों से आगे का जो टेंडर लगाया जाए उसमें है। तो उनमें पार्षदों ने सभी ने अभिशंसा का जो एक विषय रखा था कि भाई पार्षद की अभिशंसा उसमें आवश्यक है। मैंने निर्माण कार्य में भी उस अभिशंसा को इसी बार अभी जो NIT लगाई है उसमें भी रखा है, और सफाई का जो है उसमें भी उस अभिशंसा को लगाएंगे कि ताकि पार्षद भी उसमें जिम्मेवार रहेगा कि आगे की जो अभिशंसा होगी तो वो वार्ड की अभिशंसा को वार्ड में जवाब भी दे भी होगी कि भाई मेरे वार्ड में कितना काम हो रहा है, तो वो चीज़ें हम शर्तों में लगाएंगे। जनता से कुछ और भी। सबसे पहले तो मैं ATL परिवार और ATL के संपादक महोदय मुकेश जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि नेहरू उद्यान में यहाँ पधारे और इन्होंने ये जनता की आवाज़ को उठाने का प्रयास किया। और साथ में यहाँ पर सभापति जी, पार्षद महोदय और नेहरू उद्यान विकास समिति के पदाधिकारी, आम जनता यहाँ पर है, उसका भी आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा सभापति जी से मैडम 2 सवाल हैं।
मैं सभापति जी के पास गया था। अपनी पटरी पार जनता रहती है और जहाँ पर लोहा मंडी है, सब्जी मंडी है, वहाँ पर नाले बंद पड़े हुए थे। वो नाले की सफाई कराई गई। मैंने सभापति जी से निवेदन किया, इनके इंस्पेक्टर से भी निवेदन किया, मैंने आयुक्त महोदय से भी निवेदन किया, भाई आप खड़े होकर नहीं करा सकते सफाई, तो आप मुझे दे दीजिए साधन, जेसीबी और लेबर, मैं सब खड़े होकर के वहाँ सफाई करवा देता हूँ। आयुक्त महोदय जी हम मौजूद हैं, इनके साथ ही सामने है। मैंने इनसे कहा था इंस्पेक्टर क्यों नहीं सुनता, क्या कारण है, ये तो ये बताएंगे। दूसरा सवाल सभापति जी से मेरा ये है कि पार्षदों का जो रोल होता है वो वार्डों में होता है, वार्डों में सफाई हो रही नहीं हो रही, लेकिन जो शहर की मुख्य सड़कें हैं, जो सड़कों की मुख्य सड़कों के जो नालों की जो सड़कों का सवाल मैं सर आपसे बाद में लूँगी, पहले मैं सफाई पे देखो, जैसा कि इन्होंने नाले में जो बताई है, आप के जी कुछ बातें वो भी बताया करो जो करवाई है आपके कहे अनुसार। मैंने वो नालों की सफाई कराई है नहीं कराई है? कितना समय हो गया अभी तक सामने? अरे अब ये इतना झूठ तो कम से कम इस कैमरे के सामने नहीं बोले। अरे मुझे बताओ, इस कैमरे के सामने इतनी झूठ मत बोलो, इतनी जनता भी देख रही है। आप ईमानदारी से बताइए ना कि वो नालों की सफाई हुई है नहीं हुई है, तो फिर आपने ये बात कही नहीं हुई है नहीं हुई है। आप यार सामने ही झूठ बोल रहे हो मेरे। जिस नाले को मैंने आपके सामने खड़े रह के साफ करवाया है, आप कम से कम आगे बढ़ के इस चीज़ को तो कहो। अरे जब आपने मुझसे कहा और मैंने उसको नहीं करवाया हो, आप ये बात भी तो कहिए, कराए हुए कार्य को तो बताइए। आप ये चीज़ को खाली आरोप प्रति आरोप लगाना ये नहीं है। जो काम होते हैं उनको भी बताया करो कि भाई ये काम मैंने बताया और मेरा काम हुआ है। बहुत देर से रमन जी कुछ कहना चाहते हैं, उनके पास। देखिए मैडम, मैं सबसे पहले कहूँगा, अभी सभापति महोदय जी ने एक बात कहा कि आप जाइए टिंचिंग ग्राउंड अम्बेडकर नगर, उसमें हजारों टन कचरा देखिए। अब सभापति जी, अगर आपके चहेते ठेकेदार उस हजारों टन कचरे को एक साल से उठाएंगे नहीं तो कचरे का पहाड़ बनेगा। आप ये देखिए कि प्रतिदिन आप भास्कर और राजस्थान पत्रिका और आप लोगों के मीडिया चैनल उठा के देखिए कि किस तरह से प्रतिदिन हर माह उस कचरे में आग लगाई जा रही है। इसका मतलब है कचरा वहाँ से नहीं उठ रहा है। अगर कचरा वहाँ से उठ रहा है, सभापति जी का अजीबोगरीब तर्क में सुनने को मिल रहा हूँ कि आप वहाँ कचरे की स्थिति देखिए। एक मिनट रुको मैडम, एक मिनट। सभापति जी आपका सभापति जी कह रहे हैं कि हजारों टन कचरा वहाँ पड़ा है। अब जो वो कचरा वहाँ से अपने मुख्य स्थान पर जाएगा ही नहीं तो वो कचरे का पहाड़ ही करेगा। वहाँ चहेता एक मिनट मैडम, पूरी बात। चहेता ठेकेदार हर दूसरे तीसरे दिन उसमें आग लगा रहा है, हर दूसरे तीसरे दिन। क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? एनजीटी तक राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने इनको नोटिस भेज दिया कि क्यों कचरे में आग लगाई जा रही है। एक चार दूसरी चीज़, सभापति जी कह रहे हैं कि जो मेला है ये तो तात्कालिक व्यवस्था। अब ये देखिए कि हमारी शरायतों में स्पष्ट उल्लेख है कि जब सफाई का कार्य होगा, मेले, उत्सव, अन्य ऐसे कैसे भी कोई भी कार्यक्रम जो आकस्मिक कार्यक्रम होंगे, उनमें सफाई ठेकेदार को अतिरिक्त लेबर लगानी पड़ेगी। मैं सभापति जी से यही दावा कर रहा हूं कि अगर आज सभापति जी आमजन के सामने कह दे कि इस सफाई जो हो रही है मेले की, उसमें ठेकेदार ने अतिरिक्त तो छोड़ो, अपने मूल कर्मचारी नहीं लगा रखे, सरकारी कर्मचारी उनमें करें, इनकी जिम्मेदारी सभापति जी की बनती है या आम जनता की? दूसरी चीज़ माननीय मोहन जी ने कहा, इनकी आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, और आप राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट को पढ़िए और नगर परिषद को जानिए। किसी भी एक पार्षद को, कोई पार्षद किसी भी सफाई कर्मचारी की ना हाजिरी करता है ना अभिशंसा करता है। ये काम प्रशासन है, प्रशासन का काम है। पार्षद का काम केवल एक है कि नगर पालिका के निष्पादन में उसमें किसी भी प्रकार की उदासीनता आ रही है, उसका ध्यान आकर्षण संबंधित मुख्य कार्यपालक अधिकारी को कराना, सभापति को कराना। ये नहीं कि उनकी हाजिरी करना। आप अपनी जानकारी, और मेरी बात सुनिए और सुनिए मोहरध्वज जी, ये आपकी 5 उंगलियां बराबर हैं? सर, कर्मचारी सफाई, सबसे पहले एक ये कहिए कि जिस कचरे की ये बात कर रहे हैं, मैं प्रतिदिन की बात कर रहा हूँ। आप वहाँ किसी भी व्यक्ति को भेजो, प्रतिदिन वहाँ से जो ट्रैक्टर हैं या मतलब डंपर हैं, वो सब वहाँ से उठ के, और जिसकी कह रहे हैं, इन्होंने ही दोनों बातें बताई हैं। एक तरफ तो वहाँ की बात कर रहे हैं कि जहाँ वो कचरा जा रहा है, तो जब ये कचरा वहाँ जा रहा है तभी तो वहाँ कचरा जा ही नहीं रहा, जल रहा है। अगर वहाँ कचरा नहीं जा रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है। आप यहाँ से मेरे साथ 5 व्यक्तियों को भेजें, वहाँ कितना कचरा वहाँ पहुँचा है। वो ये तो है ही नहीं कि अब मैं वहाँ से उनको कोई मुट्ठियों में भर के ले गया हूँ। वहाँ गाड़ियों के द्वारा जो रोज इतना कचरा जाने के बाद भी सड़कों पर इतना कचरा कहाँ से आता है? नहीं, कचरा घरों से आ रहा है ना।
तो रोज इसका मतलब काम नहीं हो रहा है, मतलब इसका मतलब फिर मैं कह रहा हूँ अच्छा कि हम जिम्मेदारी नहीं निभाएं। अरे मैं जिम्मेवारी निभाने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ प्रतिदिन सफाई कराने की ड्यूटी, मैं कह रहा हूँ सफाई कराने की प्रतिदिन ड्यूटी नगर परिषद की है, मैं उसको निभाने को तैयार हूँ। मैं मना ही नहीं कर रहा हूँ कि कचरा मैं ये नहीं कर रहा कि कचरा नहीं आना चाहिए, कि कचरा क्यों आ रहा है, ये आ रहा है। मैं कह रहा हूँ प्रतिदिन सफाई कराने की ड्यूटी है और प्रतिदिन कचरा यहाँ से उठ के वहाँ जा रहा है। सारे ऑटो टिप्पर घरों से कचरे ले रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो रहा है, ये चीजों को केवल आरोप लगाने से मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आज हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है, हर पार्षद की जिम्मेवारी है, हर नागरिक की है कि भाई हर व्यक्ति इन चीजों को निभाएगा। केवल सभापति जी केवल 2 चीज बता दें, क्या केवल 2, हाँ या ना में, क्या ठेकेदार के सारे कर्मचारी आ रहे हैं? अरे मेरे एक मिनट, हाँ, दो सवाल। क्या ठेकेदार के सारे सफाई कर्मचारी आ रहे हैं क्या? एक चीज। दूसरी चीज, क्या जो सरकार ने सफाई कर्मचारी, जो मूल सफाई कर्मचारी हैं, क्या अपने मूल पद पर कार्य कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है? सभापति स्तर पर 2 ही प्रश्न है। 2 ही प्रश्न ये है कि इनके मूल तत्वों को उनको नियुक्त करेंगे। दूसरा, टंचिंग ग्राउंड की बात की तो टंचिंग ग्राउंड के लिए तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नगर परिषद के खिलाफ FIR कार्रवाई की हुई है। यही वो सवाल थे जो मैं आपसे लगातार पूछ रही थी, उसका जवाब जो है ना सर जनता को मिल रहा है। नहीं, क्या जवाब ने पूरा दे रहा हूँ ना कचरे के मामले में कि मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल दूर नहीं है, आप प्रतिदिन वहाँ चैनल से आप रिपोर्ट लीजिए ना कितना उठ के जा रहा है वहाँ, आपके सामने सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। भाई आप ये तो है नहीं कि चैनल से मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूँ कचरा अगर नहीं उठ रहा हो, ये तो मैं चैलेंज से कह रहा हूँ ना, अगर प्रतिदिन, और ये रात की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से कितना कचरा, ये जो मेले की बात कर रहे हैं उस मेले में कितना कचरा फैला है, वो सारा अगर उठता नहीं तो आज ये कचरा तो पूरे शहर में कचरे से भर जाता है। ये प्रतिदिन का कार्य है और प्रतिदिन ही होगा। ये कचरे का ये नहीं है कि एक दिन में हमने सफाई कर दी और हम 1 महीने उसको रह जाते हैं, प्रतिदिन। सर एक छोटा सा सवाल, मेरा छोटा सा सवाल ये है, ठेकेदार के जो कर्मचारी हैं उनमें तो भ्रष्टाचार है, उनकी तो ये हाजिरी कर देते हैं, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी आता है उसके हस्ताक्षर से सरकार भुगतान करती है। लगभग हमारे 600 सफाई कर्मचारी हैं, उन सफाई कर्मचारियों में से 250 कर्मचारी विभिन्न महकमों में मूल सफाई पे नहीं है, उनके लिए क्या करेंगे? ठीक है, एक सवाल और मैं, एक लास्ट सवाल में, एक आखिरी सवाल और मैं जनता का ले लेती हूँ। बताइए। मूल सफाई के विषय में सबका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। मैं भारतीय योग संस्थान से आनंद अग्रवाल हूँ। यहाँ योग की क्लास चलती है हमारे पास में 36 सेंटरों में, जगह जगह के लोग आते हैं, ये सफाई स्वच्छता के लिए होता है। लेकिन सारे अधिकारी, ये नेहरू पार्क की समिति और सारे, जैसे जिनका प्रेसिडेंट जो अजय अग्रवाल जी को याद किया जाए, तो क्या बात है कि भाई उन्होंने यहाँ ट्रैक्टर लगा के ऐसी सफाई करी थी। शौचालय जो है वो गंदे रहते हैं, उनको उपयोग में लेते हुए मन नहीं करता, तो वो ट्रैक्टर आता था, मटेरियल आता था, वो बंद हो गया। तो ऐसी सफाई पर बिल्कुल नेहरू पार्क के पास ही है, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और समस्याएं और बताएं, एक ही बता दी मैंने तो। ब्रेक पर जाने से पहले सर मैं इसका आपसे जवाब लेना चाहूँगी। देखो, जहाँ तक इन्होंने कहा है यूरिनल और शौचालय की, तो वो सुबह डेली इनकी धुलाई होती है, 24 घंटे बाद उनका दोबारा फिर नंबर आता है। जैसे पूरे दिन में आज अपन घरों में भी यूज करते हैं तो उसमें पानी बार बार डालते रहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि कहीं अधिकता जैसे किसी यूरिनल की होगी तो वहाँ अगले दिन 24 घंटे बाद प्रतिदिन यहाँ ट्रैक्टर से उनको आके उसमें पानी से बाल्टियों से धुलाई करते हैं इस चीज़ की। ये सभी जगह का कार्य है और ये प्रतिदिन चलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि देखो कहीं हो सकता है कहीं पे कोई ऐसी दिक्कतें आती हों तो उनको भी दिखवाते हैं, जहाँ जैसे सूचनाएं मिलती हैं उन सूचनाओं के आधार पर उन कार्यों को भी करवाते हैं हम। चलिए, सफाई पर एक बार फिर से जनता को आश्वासन मिला है। फिलहाल वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, ये चर्चा जारी रहेगी। अब अपने बालों और कोमल त्वचा को और भी खूबसूरत बनाएंगे ऑर्गेनिक हर्ब्स के नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ। प्राकृतिक गुणों से भरपूर ऑर्गेनिक हर्ब के हेयर और स्किन प्रोडक्ट्स आपके लिए लाए हैं हर्बल फेस पैक्स, जो 100% ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं। लॉन्ग लास्टिंग हर्बल हेयर कलर्स जो आपको मिलेंगे नेचुरल ब्लैक और डार्क ब्राउन कलर में। तो फिर देर किस बात की, आज ही कांटेक्ट कीजिए फॉर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनिक हर्ब्स, काला कुआं, अलवर 301001। कॉन्टैक्ट नंबर 7014344361।
पागल हो क्या? अब ये तो होना ही था, इसलिए ले आइए सुरक्षित कवर, जिसकी 9 लेयर टेक्नोलॉजी रखे आपके पानी को गर्मी में ठंडा और सर्दी में नॉर्मल। ऑर्डर नाउ। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 233863। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है मुद्दों की बात में, जिसपे हमने अभी ब्रेक पे जाने से पहले बात की सफाई की और अब बात करते हैं रोड लाइट्स की। शाम होते ही शहर के कई इलाके डूब जाते हैं अंधेरे में और इनका फ़ायदा अगर कोई उठाता है तो वो हैं चोर। आम जनता कई बार शिकायतें कर चुकी है कि रोड लाइट जो हैं वो ख़राब है, नई रोड लाइट लगाई जानी चाहिए, काफ़ी परेशानी हो रही है जनता को, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे जनप्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं कि आखिर रोड लाइट्स पे काम क्यों नहीं होता है। सर, सफाई के बाद जो एक आम जनता की सबसे बड़ी ज़रूरत कहें वो है स्ट्रीट लाइट्स, रोड लाइट्स। पिछले 1 महीने में करीबन अलवर शहर के अंदर ही 100 से ज़्यादा चोरियां हो चुकी हैं, क्योंकि रात को CCTV कैमरे अपना काम कर पाते हैं और अंधेरा भी रहता है। तो इस पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या काम किया जाना चाहिए और क्यों ये इतनी ज़्यादा इसकी समस्या लोगों को हो रही है? देखिए मैडम, ऐसा है कि पिछले 5 सालों में अलग अलग कंपनियाँ आई यहाँ पर। वो आई, अपनी ट्यूबलाइट लाई, उसको लगाया और वो चली गई। दूसरी कंपनी आई, उसने उसको उतारा, अपनी लाइट लगाई और चली गई। अब इस लाइट की समस्या का तो न तो सारों से सवाल पूछने की आवश्यकता, न कोई जवाब की आवश्यकता। पिछले 3 महीने से 2 महीने से तो टेंडर ही नहीं है। तो ये तो सभापति जी बताएं कि पिछले 2 महीने से रोशनी का टेंडर क्यों नहीं हुआ, रोशनी का काम क्यों नहीं हो रहा। आए दिन अखबारों में छप रहा, आप देख रहे हैं। तो जब लाइटें नहीं होंगी तो चोरी चकारियाँ तो होंगी, लेकिन लाइट की समस्या जो है अब उसको 2 जगह कर देते हैं। कल भी मैंने अखबार में पढ़ा, अब डिवाइडेशन कर देते हैं, डिवाइडेशन रूल कि साहब इसको UIT करेगी, इसको नगर परिषद करेगी। आपको इकट्ठा टेंडर मिल गया जब, तो आपने सारे शहर में लगा दी। अब आप जब आपका ठेका नहीं हुआ तो आप आधे हिस्से को UIT में छोड़ रहे हो आप। तो मूल समस्या ये है, किनारा करने से काम नहीं चलेगा। समस्या का हल जब होगा, जब उसका समाधान किया जाएगा। और वास्तविकता में ये है कि नगर परिषद में लाइट की रोशनी शाखा की पिछले 3-4 महीने से बहुत ज़्यादा समस्या है। ये मेरा साथी पार्षद बैठा है यहाँ देवेंद्र, ये शिकायत करने गया, इसके खिलाफ जांच बैठा दी। अब कहाँ जाए आप बताओ, आप मुकदमा करवा दिए, मुकदमा करवाने की नौबत आ गई इसकी। तो 3 महीने से हमारे यहाँ पर लाइट का कोई काम नहीं हुआ। तो इस चीज़ का तो सीधा सीधा सभापति जी बता देंगे क्या कारण है। सर, ऐसा आपने बताया कि आप शिकायत करने गए थे। अब मेरे JN से एक विवाद हुआ था लाइट के विषय में, लेकिन जैसे हमने जानकारी हुई तो कि DLB से ही ये जो इसका टेंडर होना था, उसकी वजह से कारण लाइट की व्यवस्था ख़राब पड़ी है। तो DLB को प्रस्ताव बना के कौन देगा कि यहाँ पे हमारे लाइट की व्यवस्था नहीं है? यहाँ की व्यवस्थाओं का जिम्मा किसके पास है? कौन इसको मॉनिटरिंग करेगा? सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है ना, क्या हम मॉनिटरिंग में फेल हैं
ये हम चाहते नहीं है कि ये जो पूरी व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलती रहे। 37,000 38,000 के करीब कितनी ये जो लाइटें हैं वो उनमें से कितनी जल रही है, कितनी नहीं जल रही हैं, इसको कौन देखेगा? भाई ये सारा काम किसका बनता है? अगर हम किसी पद पे बैठे हुए हैं या हम अगर किसी गवर्नमेंट को चला रहे हैं तो हमारा काम बनता है कि पहले तो देखना कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी लाइटें हैं, किस गली में अंधेरा है। मैं वार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, हर वार्ड में कितनी गली आती हैं, हर गलियों में चोरी होती है, हर गलियों में आजकल वैसे ही जंगली जानवर है, क्योंकि शहर के इतना नज़दीक आ चुका है। अपने शहर के नज़दीक में क्या पता कौन सा जंगली जानवर कहाँ खड़ा हो, किसी के बच्चे को उठा ले जाए, किसी के साथ अनहोनी हो जाए। उसके लिए लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। भाई साहब पहला प्रस्ताव बना के भेजिए, उस चीज़ के ऊपर आक्रामक रूप से कदम उठाइए। ये जो डीएलबी का विषय आया मैडम, ये डीएलबी का विषय ऐसा है कि गुमराह करने का विषय है। राजस्थान म्यूनिसिपैलिटी एक्ट की धारा 32 ये स्पष्ट रूप से उल्लेखित करती है कि जो हमारी स्वतंत्र निकाय है, हमारा जो बोर्ड निर्णय लेगा उसको राजस्थान की सरकार से हमें सलाह लेने की भी आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट रूप से कि हमें सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राजस्थान सरकार का कारिंदा अफसर हमारे यहाँ बोर्ड की मीटिंग में बैठता है। अगर हमने कोई गलत निर्णय लिया है तो उस पर वो डिसेंट नोट लगाता है। आप बोर्ड की बैठक में निर्णय लोगे, आप डीएलबी क्यों भेजते हो? चोर रास्ता क्यों निकालते हो आप? सभापति जी के भी कई हस्ताक्षर है बीना जी के टाइम पे बोर्ड की मीटिंग बुलाने के लिए। आप पुराने हैं, 94 से पार्षद हैं, आपको इतना टाइम हो गया। आपने एक बजट की बैठक के लिए मीटिंग बुलाई जिसमें अगर पास नहीं हो तो भी सरकार पास करती है, कोई आवश्यकता नहीं है। आप क्यों नहीं हर तीसरे महीने हर दूसरे महीने बोर्ड की मीटिंग बुलाते? क्यों आप डीएलबी की तरफ चोर रास्ते से भागते हो? आप नियमों का पालन करिए, बोर्ड की मीटिंग बुलाइए। आपको कहीं दिक्कत है तो हम जो 65 पार्षद जनता ने चुन के भेजी है, इन 65-64 पार्षदों के जो अधिकार हैं वो सभापति के अंदर निहित हैं। अगर इनको कहीं तकलीफ हो रही है तो उन 65 पार्षदों की बोर्ड की मीटिंग बुलाइए और उसमें निर्णय लीजिए, चाहे वो सफाई का मामला हो चाहे लाइट का मामला हो। बिल्कुल पूनिया जी ने सही बात की है। डीएलबी की पर लगा करके ये चोर रास्ता अपना करके जनता से जिम्मेवारियों से बचना चाहते हैं। बोर्ड का वो स्वतंत्र निकाय है, स्वतंत्र निकाय को स्वतंत्र अधिकार है और स्वतंत्र अधिकार उसका आपने देखा होगा, उसी का परिणाम है। आप कह सकते हो कांग्रेस की राज है और माननीय उपसभापति जी भाजपा के थे, लेकिन नियमों के तहत चूंकि उपसभापति को चार्ज दिया जाना चाहता है, कार्रवाई का काम किया जाता है। इसमें कोई डीएलबी कोई रोड नहीं अटका सकती। बोर्ड की मीटिंग बुलाए और बोर्ड की मीटिंग में सफाई की व्यवस्था की और उसके बाद आपने रोशनी की जो व्यवस्था की बात की है, निश्चित रूप से बिल्कुल चरमराई है। 1 साल से या 3 महीने की बात करें अगर 1 साल से अलवर में रोशनी की व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है और चोरियों की घटना लगभग रोजाना इसी कारण है। इसमें बहुत मूल कारण चोरी की है। सरकार बिल्कुल ईमानदार है, निष्पक्ष है और सरकार ने हर व्यक्ति का हर जिम्मेवारी निभाई है। कोई सी ऐसी बता दिया, कोई वर्ग बता दिया जिसके लिए सरकार ने सामाजिक कामों के लिए जिम्मेवारी नहीं निभाई हो। नगर परिषद चूंकि बोर्ड पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः जनता के विरुद्ध है और जनता के जो काम है उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, चाहे सफाई की हो, चाहे निर्माण की बात हो और चाहे मैडम। मैं घनश्याम सैनी और मैं प्रिंसिपल हूँ यशवंत स्कूल। मेरे 2 सवाल हैं, बहुत छोटे से सवाल हैं। सब लोग आरोप सरकार पर लगाते हैं, मैं 2 सवाल कर रहा हूँ। एक तो जनता से कर रहा हूँ, जनता भी अपनी मानसिकता बदले शहर में सफाई के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं घर से थैली निकाल के कूड़े की चलूँ, नंगली के चौराहे पटक दूँ और अपेक्षा करूँ कि नगर परिषद के सभापति या हमारा मोहल्ले का पार्षद उसको उठवाए। मैं भी अपनी मानसिकता बदलूँ कि मैं कूड़े को सही जगह पटकूँ। ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये करने लग गया ना, आधी सफाई तो आपकी हो गई। दूसरी बात, जो भी नगर परिषद में बैठा है, जिसकी भी सरकार है, जैसे मैं 2-4 दिन पहले देख रहा था कि एक मशीन आ रही है, वो सड़कों की सफाई कर रही है। यांत्रिक जो मशीनें हैं सफाई की, वो भी बहुत ज़्यादा लगाएं। कर्मचारी जैसे मुद्दा आया था, कर्मचारियों को जहाँ जो कर्मचारी की ड्यूटी है वो काम करे। मैं भी मेरी स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। यदि मेरी स्कूल में 50 आदमी है, 10 आदमी नहीं आ रहे हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी है। सेक्टर इंस्पेक्टर की भी जिम्मेदारी है, सभापति या कमिश्नर की जिम्मेदारी नहीं है, पार्षद की जिम्मेदारी नहीं है। कर्मचारी की ड्यूटी लेना उस सेक्टर इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी है, उस जमादार की जिम्मेदारी है जिसके अधीन वो काम कर रहा है, कि उसकी सैलरी जब बने, जब वो देगी 30 दिन तक इसने नियमित रूप से मेरे यहाँ सफाई का काम किया है। ये दोनों चीज़ें करें। खाली आरोप प्रत्यारोप लगाने से बीजेपी ने किया, कांग्रेस ने किया, सब अच्छा करते हैं, सब बुरा करते हैं। लेकिन जनता भी सुधरे और व्यवस्था भी सुधरे, तभी शहर की सफाई व्यवस्था हो पाएगी, अन्यथा हम शहर को ऐसे ही गंदा देखते रहेंगे। बहुत बढ़िया। हाँ मैडम बताओ। आप बहुत देर से सवाल पूछना चाहते थे, आपका सवाल सर किससे है और क्या है? मुख्य मुद्दा जो है वो सफाई व्यवस्था का है आज, और सफाई व्यवस्था के मुद्दे में सभी से जनता से विचार लिया जाए, नहीं कि 2 आदमियों से इस मुद्दे को। आप सवाल पूछिए सर। हाँ। मेरा सवाल तो ये है कि सफाई व्यवस्था शहर में अच्छी होनी चाहिए,
लेकिन उसमें कुछ कमियां भी हैं, उन कमियों को सुधारा जाए। चेयरमैन साहब बैठे, चेयरमैन साहब इस पर बात पर विचार करें। मेरा बस ज़्यादा कुछ नहीं करना और जनता से विचार लो आप। सभी भाइयों को आदर सहित जय जय श्री राम, नमस्कार। पहली बात तो यही है, पहले इस ऐसा कार्यक्रम जो आपके द्वारा किया गया है, प्रेस के द्वारा, इसके लिए मैं बहुत हार्दिक हृदय से धन्यवाद आपको करता हूं। अगर इस तरह के कार्यक्रम महीने में 1 बार या 2 बार होते रहें आम पब्लिक के, तो बहुत इससे सरकार भी और जो कार्य अधिकारी हैं वो इस पर विशेष ध्यान देंगे। सवाल किससे है और क्या है आपका? मेरा सवाल ये है, मैं 26 साल से स्कीम नंबर 1 में रह रहा हूँ। या तो पहले कभी श्री योगेश सैनी जी आए थे या उसके बाद अध्यक्ष के रूप में मैंने श्री गुजर साहब को देखा है। 26 साल में हमारी स्कीम नंबर 1 वार्ड नंबर 9 पे कोई भी अध्यक्ष या कोई भी कमिश्नर या कोई भी नहीं पहुंचा है। सबसे पहले जब सफाई का समस्या है, सफाई की ड्यूटी है नगर परिषद की, लाइट की व्यवस्था है, सेवाओं की व्यवस्था है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कम से कम 1 महीने में 2 महीने में पार्षद महोदय को अपना पूरा वार्ड को चेकअप करना चाहिए, आकर के व्यवस्था देनी चाहिए। अगर पार्षद महोदय, हर पार्षद अपने वार्ड की व्यवस्था को सुचारू रूप से कर दें तो बहुत समस्या दूर हो सकती है। जवाब चाहेंगे आप अपने सवाल? तो मैं अध्यक्ष महोदय के सामने यही निवेदन है कि वो पार्षदों की जिम्मेदारी लगाएं। अभी 4 दिन पहले मेरे घर के आगे 3 महीने से नालियाँ साफ नहीं हो रही हैं। स्कीम नंबर 1 में प्लॉट नंबर 278 और आसपास के एरिया में कोई नाली टूटी पड़ी है, 1 मिनट में एक टूटी पड़ी है, वो कोई सफाई नहीं हो रही है। दूसरा लाइट की बात है, लाइट दिन में भी जलती है। इस बात को मैंने कलेक्टर महोदय को भी लेटर लिखा है, उससे कोई जवाब नहीं है। लेकिन लाइट दिन में भी जलती है, एक तो नेशनल वेस्टेज है और लाइटें खराब होती हैं। इस बात को अध्यक्ष महोदय विशेष तौर से ध्यान दें और सफाई के लिए स्कीम 1 वार्ड नंबर 9 के लिए स्पेशल व्यवस्था करने की कृपा करें। सर, वो आपसे अपने सवाल का जवाब चाहते हैं। देखो, उन्होंने सफाई की जो बात कही वो मैंने पहले भी इसमें बता दी गई है कि सफाई प्रतिदिन का कार्य है। और वहाँ इन्होंने कहा कि भाई पार्षद भी इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि वो भी उस वार्ड का जनप्रतिनिधि है। मेरे पास वही लोग समस्या लेके पहुँचते हैं कि भाई मेरे वार्ड में ये कार्य है, चाहे वो निर्माण हो, सफाई हो, लाइट हो, उनके बाद ही मैं भी उस कार्य को आगे। सर, वो ये जानना चाह रहे हैं कि आप वार्डों में कितने सफाई कर्मचारी इस टाइम पर काम कर रहे हैं? देखो, जिस वार्ड की जो कैपेसिटी है कि कहीं बहुत अधिक बड़ा वार्ड है। सर, नंबर नहीं, नंबर 11 कर्मचारी की जैसा आवश्यकता है एक वार्ड के लिए। तो कई वार्ड जैसे कच्चे हैं, कहीं पक्के हैं। तो पक्के कर्मचारियों को जैसे कई बार छुट्टी का एक प्रावधान है कि वो मेडिकल भी ले लेता है, ये है। तो कुछ वार्डों में, जैसे इनके वार्ड में पक्के कर्मचारी हैं और लगभग वहाँ कर्मचारियों की संख्या 15-16 के करीब है। लेकिन अब जैसे कोई मेडिकल पे चला गया, ये चले गया, तो उसकी बीट खाली रह जाती है। तो उस बीट पे सफाई के लिए हम दोपहर बाद उसको करवाते हैं। लेकिन ये नहीं है कि उसको कि भाई हमने वहाँ की महीने से गंदगी वहाँ इकट्ठी है कि 1 महीने से कर्मचारी नहीं पहुँच रहा है। पहुँचेगा, सुबह नहीं पहुँचा शाम को पहुँचेगा, आज नहीं कल पहुँचेगा, छुट्टी है। तो ये प्रतिदिन का। और जो लाइट का विषय है, मैं आपको लाइट के बारे में पहले अवगत करा दूँ। हो सकता है कि बहुत से लोगों को जानकारी नहीं हो। लाइट का ESL कंपनी ने एक टेंडर लिया था, वो जयपुर के स्तर पे हुआ था वो टेंडर। और वो 7 वर्ष का MOU था कि 7 वर्ष तक वो लाइट उपलब्ध कराएंगे और वो इसका मेंटेनेंस करेंगे। वो 28 फरवरी को वो समाप्त हो गया। उसके बाद जो हमने टेंडर की प्रक्रिया जो चालू की है, उस टेंडर प्रक्रिया में 2-3 बार मैंने टेंडर लगाया। ये करें टेंडर नहीं लगाया, मैं आपको प्रूफ समेत दे देता हूँ। मीडिया में वो चीज़ें छपती हैं, अखबार में टेंडर की वो निकलती है। वो चीज़ें जैसे कई बार टेंडर लगाया, उस टेंडर में कहीं कोई त्रुटि रह गई किसी कारण से या कोई शराइत में रह गई है, तो हमारे किसी लोगों ने उनको DLB में शिकायत की है। तो वहाँ जब शिकायत आती है तो उस पर दोबारा फिर वो कह देते हैं भाई इसकी जांच करके फिर पुनः टेंडर लगाया जाए। इस प्रक्रिया में 1-2 बार टेंडर निरस्त हुए हैं, ये नहीं है कि नहीं लगाए। मैं भी जानता हूँ कि टेंडर को प्रक्रिया में कैसे लाना चाहिए कि भाई उसको तुरंत लगाओ, तो वो प्रक्रिया चल रही हैं। वैकल्पिक रूप से हमने लाइटों को सही करवा रहे हैं। अगर टेंडर नहीं लग पाया तो हमने वो जो तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था लेनी चाहिए उसको लगवाया भी है। एक सवाल इनका भी है
हाँ जी, ये अपने लाइट की ये प्रॉब्लम है कि 2 दिन ठीक रहती है और तीसरे दिन ख़राब हो जाती है। और लोकल ठेकेदारों को टेंडर दिए जाएं, जिनकी बड़ी कंपनियों के, जो कि यहाँ पे शहर में जो भी है, बाहर की कंपनियों को देने से उनको तकलीफ़ का पता नहीं रहता लोकल आदमी का। और यहाँ पे एक जो कचरा निस्तारण हो रहा है, इसके भी प्रोजेक्ट से कोई बिजली बने या कुछ हो, विदेशी कंपनियों से कोई प्रोजेक्ट की राय लेके और ये कचरे को इकट्ठा न करें और उसका उपयोग प्रॉपर करें उसको। यहाँ पर जो अतिक्रमण हो रहा है, नेहरू हमारा जो फ्रेंड्स कॉलोनी के चारों तरफ आप देखिए, जिस ज़मीन को सरकार ने उनको दी थी, उस ज़मीन के 15-15 फीट 30-30 20-20 फुट आगे तक लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। और आपके सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप जो टाइल्स लगाई हैं वो इतनी आगे लगा दी हैं, इसका मतलब ये हो गया 20 फुट ज़मीन उनको दे दी गई है। एग्जाम दे रहा हूँ ये वाली बात, रेम तक जो सड़क 100 फुट की थी, वो सड़क अब 20 फुट की रह गई है। नंबर 1, जो मकान का एरिया दिया गया है, लोगों ने अपनी जान पहचान के एक्सचेंज एजेंट से, जो बिजली बोर्ड वाले, उनसे मिल करके जो पोल गड़वाए हैं, वो पोल 20-20 फुट आगे गड़वा दिए ताकि 20-20 फुट उनको ज़मीन मिल जाए। फ्रेंड्स कॉलोनी जो बिल्कुल यहाँ पर है, सड़क के ऊपर तक लोगों ने अपना रैम बना दिया है, कंस्ट्रक्शन कर लिया है और एंगल आयरन गाड़ दिए हैं, जिससे कि कोई भी दो बच्चे। नंबर 1, दूसरी बात, जो कुछ भी है सफाई के मामले में, हम सफाई के मामले में कहना चाहते हैं कि सफाई हो रही है, लोग जिनको छुट्टी जाना है वो छुट्टी जाते भी हैं, ये उनका अधिकार में आता है। लेकिन ये जो हमारे जो एरिया के जो वो हैं, क्या कहते हैं, पार्षद महोदय हैं, वो ध्यान भी रख रहे हैं, परंतु हमारा स्वीपर जो है वो रोज़ नहीं आता। आज भी उसको 4-5 दिन हो गए हैं जो अभी तक नहीं आया और कूड़ा जो पड़ा हुआ है। ये ज़रूर है कि आप ही गाड़ी आती है और गाड़ी में कूड़ा डाल देते हैं। तो मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ कि जो अधिकारी लोग हैं उन लोगों को सतर्क किया जाए सभापति महोदय, और ये सारा काम आपका है। ये रोड सारी की सारी रोड आप बनवा रहे हैं, इसको जाके निरीक्षण करें और सड़क पे जाकर देखें कितना अतिक्रमण कर रखा है। गुजर साहब, राम राम। कौन सी है? देखो, जैसा कि अभी माथुर साहब ने कहा कि मेरी जानकारी में आपने भी नहीं लाए या किसी ने भी, को टाइल्स है ना किस उस पे, आज आपने मुझे बताया। कल ऑफिस में सबसे पहले मैं यही कार्य आपका देखने जाऊंगा कि अगर उन्होंने नॉर्म्स के अनुसार नहीं लगाई है और वो टाइल्स को उन्होंने वहाँ अगर दूरी छोड़ी है तो उनको लगवाऊंगा। मैं आपके सामने यहाँ कह रहा हूँ, अगर वो दीवार यहाँ तक मिली हुई है, रेम यहाँ बनेगा नहीं, अतिक्रमण है कि वो रोड टाइल्स उन्होंने लगाई नहीं है क्या? नहीं, अतिक्रमण की बात, जैसे ये मकान है ना, उसके आगे रेम क्यों बनाते हैं लोग? अच्छा, वो रैंपों को तुड़वाना है। तो मैं कह रहा हूँ माथुर साहब, एक एप्लीकेशन मुझे अगर दे देते आप। एप्लीकेशन देने पर रैंप नहीं है, एप्लीकेशन देने पर रैंप नहीं है। अच्छा, वो आपसी के झगड़े हैं क्या? नहीं, मैं बताऊँ, अरे मैं बताऊँ आपको, ऐसा मैं बताऊँ आपको। पर अब ये समस्या आप ही तो बता रहे हो, तो आप सुनो, आपने जो लिखा नहीं लिखा, आप चैनल के माध्यम से बोल रहे हो, आपने मुझे शिकायत दे दी, तो ये तो आम जन ने भी सुन लिया और मैंने भी आपकी समस्या को सुना है। ये समस्या आपने जो बताई है, कल इस पे मैं अमल करूंगा कि भाई इसको ले जाके वहाँ, कि भाई इसमें क्यों कारण से आप कह रहे हो रैंप। अब देखो रैंप, अभी माथुर साहब ने रैंप बताया ना, रैंप ही नहीं है सर। उधर से लोगों ने, इनका कहने का मतलब ये है कि घरों के आगे पहले तो पार्क बना लिया और उस पार्क के बाद में सड़क तक आपने टाइल्स लगा दी, तो वो पार्क वाली जगह जो सरकारी संपत्ति थी ना, वो उन्होंने अपनी कर ली। आपको टाइल्स लगानी है तो उनका वो जो पार्क से जो अतिक्रमण कर रखा है, टाइल्स वो झाड़, उस झाड़ को हटा के फिर टाइल्स लगाओ, ये कहना चाह रहे हैं। चलो मेरी बात सुनो, देखो वो जिन्होंने अपने घर के आगे पार्क लगाया, ये लगाया, भाई पेड़ पौधे लगाने की भी अपनी लोग कहते हैं कि भाई घरों के आगे पेड़ लगाओ, ये लगाओ। अगर कोई ऐसा है, देखो मेरी बात सुनो, अपन सब भी कहते हैं, समझे ना, मैं जो बात कर रहा हूँ बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। हमारा क्या है, आज का नया अभियान चला है, पेड़ लगाओ, जमीन हथियाओ। अपने मकान प्लॉट जो है उसके 15 फीट आगे पेड़ लगा दो, रेंग कर दो, है ना। ये मेरा प्लीज आप देखो, मैं आपसे, आपने ये बताया, कल मैं उनकी जांच कर लूंगा। आज तो ऑफिस छुट्टी है, आज संडे है, संडे की छुट्टी है और मैं कल इसको दिखवा लूंगा। मेरा मकान नंबर 15 है, आपका स्वागत है। नहीं, बिल्कुल मैं कल आपके पास वहाँ आऊँगा इस चीज़ को कि भाई अगर कोई ऐसी समस्या लग रही है ना, देखो पेड़ कटवाना मेरी उसमें नहीं है साहब, मैं नहीं काट सकता पेड़ साहब, लेकिन ये है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, ये गर्मा गर्म चर्चा यूं ही जारी रहेगी। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए
अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंद तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। चंद्रलोक सिटी तिजारा में फिर से खुल गया है अपने नए रंग रूप और नए स्वाद के साथ होटल चंद्रलोक एंड फूड प्लाजा। अब आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का स्वाद। साउथ इंडियन फूड्स, डोसा, इडली, चाइनीज फूड्स, चाउमीन, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल व स्टार्टर में चिली पनीर, पंजाबी खाना, छोले भटूरे, स्पेशल थाली, आइसक्रीम एवं शेक्स और इतना ही नहीं, बच्चों के खेलने के लिए झूले और पार्क, शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी के फंक्शन के लिए एसी बैंक्वेट हॉल, स्टेज, सोफा, शानदार काउंटर सहित व गार्डन, पार्किंग सुविधा और ठहरने के लिए लग्जरी रूम, इवेंट और केटरिंग वो भी किफायती दामों में उपलब्ध है। तो आकर लजीज खाने का स्वाद उठाएं और अपनी बुकिंग तुरंत कराएं। पता गेट नंबर 1, चंद्रलोक सिटी, तिजारा। संपर्क करें 8971109660 पर या 8209838407 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस गर्मा गर्म चर्चा में, और इस शो का नाम, जिसका नाम है मुद्दों की बात, जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ। ब्रेक पे जाने से पहले हमने सफाई की भी बात करी, रोड लाइट्स की भी बात करी, और अब एक आम आदमी की सबसे बड़ी ज़रूरत है, उस पर भी नज़र डाल लेते हैं, पट्टा। और इस पर मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी रमन सैनी जी से। सर, पट्टा एक और बड़ी आम आदमी की ज़रूरत है। सीनियर सिटीज़न सालों से धक्के खा रहा है पट्टों के लिए। काम होना तो दूर है, शिकायत करते हैं लोग कि नगर परिषद में सही तरीके से बात तक नहीं की जाती है। यूटीआई नगर परिषद पे डालता है, नगर परिषद यूटीआई पे डालता है। इस सब के बीच में आखिरकार जनता को पट्टे से कब तक वंचित रहेगी? देखिए मैडम, मैं ऐसी बात करूँगा, वर्तमान राज्य सरकार ने प्रशासन शहरों के संघ की जो अभियान की अवधि बढ़ाई है, शायद राजस्थान के इतिहास में पहली बार 2 वर्ष का लंबा पट्टा अभियान चला है। पहली नंबर के बाद राजस्थान सरकार ने पहली बार 132 तरह की शिथिलताएं प्रदान करी हैं पट्टों को लेकर। यहाँ तक कि 60 साल के 2 व्यक्ति गवा दें, अगर कोई स्टेट टाइम से रह रहा है उसे स्टेट टाइम का पट्टा मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर नगर परिषद में पट्टे वितरण नहीं हो रहे हैं, सरकार का क्या काम है? पॉलिसी मैटर बनाना, उसके बाद उसका इम्प्लीमेंट कौन करेगा? नगर परिषद करेगी, यूआईटी करेगी। नगर परिषद सभापति, नगर परिषद आयुक्त, यूआईटी चेयरमैन, यूआईटी अध्यक्ष, कलेक्टर साहब को एक संयुक्त मीटिंग करके शहर का बाइफिकेशन करना चाहिए कि इस क्षेत्र में पट्टे नगर परिषद वितरित करेगी, इस क्षेत्र में सरकार की जो शिथिलताएं आई हैं उनका लाभ दे। हमारी जानकारी में आया है, जब सरकार ने कह दी कि एक 10 रुपये की फाइल है या 50 रुपये की फाइल है, उस फाइल में फॉर्मेलिटीज पूरी करके आ रही हैं, उसके बावजूद नगर परिषद अब जब आमजन लास्ट में पट्टा दे रहा है उससे फिर 500 रुपये का एक ये ले रहा है कि एफिडेविट, या 50 रुपये का या 100 रुपये का एफिडेविट। वो एफिडेविट जबकि सरकार का कोई निर्देश नहीं है, जानबूझकर पट्टों को क्यों अटकाया जा रहा है? सभापति जी की जिम्मेदारी है एक पूरा पट्टे का अभियान चलाए कि कितने पट्टे किस स्तर पर पेंडिंग है। भाई आयुक्त अगर
पट्टा अटका रहा है। सरकार ने तो जिम्मेदारी आपको दे रखी है। वित्तीय और प्रशासनिक, अगर प्रशासनिक उदासीनता हो रही है, उस बाबू के खिलाफ नोटिस चलाइए, क्यों नहीं हो रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात, मैं बार बार उस बात पर आ रहा हूँ कि यहाँ मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, यहाँ उदासीनता चल रही है। कोई भी चीज़ है, जब तक आप अपने कर्तव्यों का ठीक ढंग से निर्वहन नहीं करेंगे, आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे। किस लिए सरकार का नियम की बोर्ड की मीटिंग हर 3 महीने में हो। सभापति जी को आज सभापति निर्वाचित हुए करीबन 1 वर्ष से ऊपर हो गया है। पूरे वित्तीय वर्ष में 1 मीटिंग हुई है इनके कार्यकाल में। दूसरा, बोर्ड की मीटिंग में जो प्रस्ताव सदन में जो सम्मानित सदस्यों ने बहुमत से लिए कि हर वार्ड में लाइटें लगनी चाहिए, हर वार्ड में बोरिंग लगनी चाहिए, अगर उनके बाद 6 महीने बाद अगर उन निर्णयों पर कार्य नहीं हो रहा है तो जिम्मेदारी किसकी तय बनती है कि बोर्ड की। बोर्ड के मुखिया कौन है? सभापति। अगर उन निर्णयों पर जो आमजन के हित के निर्णय, उन पर अब तक अगर कर्मचारी ने एक फाइल भी नहीं चलाई तो उसकी जिम्मेदारी कीजिए, उसके खिलाफ सभापति कार्रवाई करे। सारे के सारे पार्षद आमजन साथ हैं कि जो लापरवाही बरतेगा, भाई भतीजावाद नहीं चाहिए। अगर भाई भतीजावाद कुर्सी से चिपके रहने का डर होगा तो शायद मेरे हिसाब से आप काम नहीं कर सकते। ऐसा है मैडम, समाज का जो भी व्यक्ति है वो मकानों के पट्टे इसलिए लेता है कि भाई मकानों का अगर पट्टा मिल जाए तो लोन लेकर कोई बच्चों को व्यवसाय कराया जाए, कुछ बच्चों की शादी की जाए, परिवार की जो आर्थिक समस्याएं उनको दूर किया जाए, कोई व्यापार में पैसा लगाया जाए। अब आप इसमें 3 स्तर पर देखिए पट्टों का। एक है कच्ची बस्ती। कच्ची बस्तियां जो हैं शहर के सबसे गरीब लोगों की हैं। वर्तमान में शहर में कोई भी कच्ची बस्ती नहीं है। अब न तो ये तय किया जा रहा है कि इन कच्ची बस्तियों को ख़त्म कर दिया जाए और उनको पट्टा दिया जाए। मतलब सबसे ज़्यादा नीड जिनको कच्ची बस्ती वाले लोगों को है, इस पूरे अलवर शहर के अंदर जितनी भी कच्ची बस्तियाँ, एक भी कच्ची बस्ती के व्यक्ति को पट्टा जारी नहीं किया गया है। सबसे ज़्यादा नीड उनको है। दूसरी आ जाती है कास्त की ज़मीनें, जिनमें लोग आके जाके बस गए, जिनके अभी रमन जी ने कहा कि भाई 10 रुपये का दो बुजुर्गों का दो। मेरा वार्ड है, मेरे वार्ड के ही उदाहरण देता हूँ, जिसमें दाऊदपुर भी है, नयाबास भी है, रुब्बास भी है। ये 8-9 बस्तियाँ हैं। पिछली साल सितंबर के अंदर UIT में कलेक्टर साहब ने निर्देश जारी कर दिए थे हमारे यहाँ पट्टे जारी करने के। हमारे यहाँ से जैसे मान लो मेरी कॉलोनी की मैं बात करूँ, 350 लोगों के जो घर हैं, उन 350 लोगों के घरों में करीबन 50 पट्टे मिल गए। अब बाकी 300 लोगों के पट्टे रोक दिए। तो मतलब किसी भी प्रकार की कोई इनके पास में पॉलिसियाँ हैं नहीं। मतलब इसमें सरकार ने क्या नियम जारी किए क्या नहीं जारी, लेकिन धरातल पर आप देखें तो रुके पड़े। बहुत से पट्टे हैं निवर्तमान जो भी कमिश्नर साहब थे वो साइन करके चले गए, 150 पट्टे वो रखे हुए हैं। तो इसमें कहीं भी निस्तारण का प्रशासनिक स्तर पर कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा। तीसरा, जो बड़ी बस्तियाँ हैं, जो बड़ी कॉलोनियाँ हैं जिनके अंदर स्थायी रूप से सिस्टम है, वहाँ पर आप ये देखिए कि जो रेजिडेंशियल है उनको कॉमर्शियल पट्टे दे दिए। मन्नी के बड़ पे लेफ्ट हैंड को आप जाएंगे, मैं कोड कर रहा हूँ पर्टिकुलर एक उदाहरण, एक होटल खुला है बाएं हाथ को, रेजिडेंस में है, उसमें केवल कमिश्नर के साइन है और पट्टा जारी कर दिया। घनश्याम जी के कार्यकाल की है, उसमें सभापति के हस्ताक्षर नहीं है और उसने कॉमर्शियल पट्टा जारी कर दिया सिंगल साइन से, और जो है वो आज वहाँ पर होटल चल रहा है। तो पट्टों में बड़ी बहुत ज़्यादा है, राहत देने की आवश्यकता है। सभापति को अगर कहीं मान लो इन मामलों में कोई दिक्कत आती है तो इनको बोर्ड की बैठक बुला कर निस्तारण करनी चाहिए। देखिए, धारीवाल जी ने ये बोला था कि हम सबसे ज़्यादा पट्टे देंगे हमारे कार्यकाल में, और वो महीने दर महीने संशोधन करते आए हैं कि हम सबसे ज़्यादा पट्टा दे सके, कोई वंचित ना रह सके। या तो वो सारे जितने भी संशोधन हुए हैं कि या तो वो बेईमानी रह गए हैं, अगर ये बेईमानी नहीं रहे हैं तो ये पट्टे से वंचित क्यों रह रहे हैं लोग। आप जैसे ये तो पोस्ट कॉलोनी में नाम आता है, इंदिरा कॉलोनी, इन्होंने इनका नाम बताया। सोलंकी जी के टाइम 25 कच्ची बस्तियाँ हुआ करती थी, आज कितनी कच्ची बस्तियाँ हैं या नहीं ये तो नगर परिषद बताएगी, UIT बताएगी। अब सोनाव की डूंगरी जाओ, आप चोर डूंगरी जाओ, आप लादिया मोहल्ले में भी अंदर चले जाओ, आप ऐसे शहर में कई सारी बस्तियाँ होंगी, अखेपुरा चले जाइए आप, वहाँ के लोग वंचित क्यों हैं अब तक पट्टों से। या तो इतने से लेके और 100 तक के कोई भी एक नियम में वो लोग आते ही नहीं है, या चाहते ही नहीं है कि सरकार ने नियम बना दिया, या इन लोगों से साठगांठ ऐसी है कि भाई हम लोग नियम बनाएंगे, आप लोग इसके अंदर रुकावट करते जाइए कि पट्टे मिले ही नहीं। मैडम मैं तो ये पूछना चाहता हूँ ना, या तो उन नियमों के अंतर्गत नागरिक आते ही नहीं है। आज ये बोल रहे हैं कि हमने राहत कैंप लगाए, आप ये देखिए 1500 रुपये का जो एक पंखा होता है वो आप 20-20 हज़ार रुपये किराए पे लेते हैं। या तो आपने ये कर दिया है कि लास्ट टाइम पे जो हम कैंप लगाएंगे उससे हम जेब भरेंगे। दूसरी बात ये आती है, मैं खाली ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कांग्रेस की कह रहा हूँ, मैं दोनों के खिलाफ बोल रहा हूँ कि दोनों सिस्टम में इस समय अगर या तो मॉनिटरिंग की जिम्मा इनके पास आता है तो ये लोग बोलते क्यों नहीं है, मीडिया के सामने क्यों नहीं बोलते हैं, ये लोग बोलते क्यों नहीं कि इतने सारे बस्तियों के लोग आए, हम साइन करने वाले थे, या हमारे ऊपर से सरकार ने ये अड़ंगा लगाया हुआ है।
ये कौन बताएगा जनता को? आप ऐसे हाँ, क्या सवाल है आपका और किससे? हमारा सवाल क्या है, मैं तो क्या पार्षद हूँ है ना, तो ये पट्टों की बात चल रही है। पट्टों की स्थिति क्या है, शहर के अंदर इतनी ख़राब है कि एक आम आदमी तो पट्टा ले ही नहीं पा रहा है। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या है, इसकी स्थितियां ऐसी कर रखी हैं कि अगर आप 2 गवाह लेके भी अगर अपन जाते हैं तब भी आप उस पट्टे को ले सकते हैं। और मेरा मानना ये है कि जितनी भी कच्ची बस्तियां हैं, अब ये कहते हैं UIT कहती है, नगर परिषद कहते हैं कि अभी इसका डिनोटिफाइड नहीं हुआ है, तो यानी कि मुझे लग रहा है कि अगर ये इस समय इस कार्यकाल में भी नहीं हुआ तो आगे भी लोग बाग ऐसे भटकते रहेंगे। आने वाले समय में कच्ची बस्तियों के पट्टे मिलेंगे ही नहीं इस हिसाब से। तो पट्टों का नहीं है, पट्टों से जुड़ा कोई सवाल है? मेरा पट्टों के बारे में कहना ये है कि सरकार ने जो ये पट्टे इश्यू किए हैं बहुत अच्छा काम हो रहा है। काफ़ी लोगों को पट्टा भी इश्यू हुए हैं, लेकिन इसमें कई समस्याएं हैं। पहली समस्या तो ये है कि जो नई नई कॉलोनीज हैं उनका UIT ने नक्शा नहीं बनाए हैं, इस वजह से उनके पट्टे इश्यू नहीं हो रहे हैं। और म्यूनिसिपैलिटी की जो कॉलोनीज हैं वो भी बहुत सी ऐसी हैं जहाँ की उन्होंने उनका मानचित्र नहीं बनाया है। दूसरी चीज़ ये है कि लोगों को जो नए नए जो परिवर्तन किए जाते हैं रूल्स में, उसकी जानकारी नहीं है। तो उसके लिए मैं पार्षद सभापति जी से निवेदन करूंगा कि उनकी जानकारी के लिए पोस्टर वगैरह वहाँ चिपकाए जाएं, जिससे कि जो पट्टा के लिए अप्लाई करता है उसको पता रहे कि मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट इस साल लगाने हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे जल्दी काम होगा और ज़्यादा से ज़्यादा पट्टे इश्यू हो पाएंगे, जैसे सरकार की मंशा है। और सरकार ने इस मामले में बहुत अच्छा काम किया है, जनता की भलाई के लिए मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। मेरा सवाल ये है, सबसे पहले तो ये तय करें कच्ची बस्ती को पट्टा देगा कौन? ना तो नगर परिषद तय कर पा रही है, ना UIT तय कर पा रही है। मेरा सर, आपने अपने विरोधियों का भी सुन लिया, जनता के भी आपने सवाल सुन लिए, जवाब चाहिए। देखो, जो पट्टे देने लायक योग्य हैं उन पट्टों को मैंने हज़ारों की संख्या में पट्टे दिए हैं, चाहे वो स्टेट ग्रांट का हो, चाहे 69A का हो। कच्ची बस्ती का जो पट्टा है, जो कच्ची बस्ती की बस्तियां हैं, वो UIT से हैंड ओवर होकर नगर परिषद को मिली। लेकिन उन्होंने क्या है कि उसमें जो कच्ची बस्तियों का जो परिसीमन है, ये है, उनको उन्होंने लिस्टेड करके दिया नहीं है, जिसके लिए अभी या तो उनको डिनोटिफाइड कर दें या उनको नोटिफाइड कर दें कि भाई कच्ची बस्ती रहेंगी, या डिनोटिफाइड करके कि नहीं रहेंगी। मैं चाह रहा हूँ कि आम जन को जो सरकार योजना का जो लाभ दे, उसमें यह है कि भाई स्टेट ग्रांट में 1 रुपये में पट्टा मिलेगा, 69 में 500 रुपये में पट्टा मिलता है। तो मैं चाहता हूँ कि कच्ची बस्ती के लोगों को भी वो ऐसा कोई लाभ मिले कि वहाँ भी बीच में था भाई कच्ची बस्ती में जो व्यक्ति है उसको उसमें पैसे जमा करा के और तब उसको पट्टा मिलेगा। तो उसमें क्या है कि आम जन भी थोड़ा सा एक वैसे ही है कि भाई स्टेट ग्रांट में हमारे जो पड़ोस में रहने वाले लोग हैं वो स्टेट ग्रांट में 1 रुपये में पट्टा ले रहे हैं। तो उसको लेकर कई बार इस चीज़ की चर्चा हुई है और अब इसका समाधान भी निकल जाएगा जल्दी कि भाई एक UIT उसका परिसीमन का वो करके दे दे, ताकि उनको फटाफट आम जन को पट्टे दिया जा सके। सर, यही तो सर आरोप लगता है कि UIT नगर परिषद पर डालती है, जैसे कि अभी जनता ने भी यही चीज़ बोली। लेकिन इस बीच में जो मेन जो होना चाहिए, तो मैंने ये कहा कि स्टेट ग्रांट में 1 रुपये में पट्टा मिलता है, और जो कच्ची बस्ती का व्यक्ति है उसको पैसे जमा कराने की जो पट्टे लेने की जो प्रक्रिया है ना, वो नहीं होनी चाहिए। उसमें भी उनको कहीं ना कहीं ऐसा रास्ता निकले कि जो स्टेट ग्रांट के रूप में जो पट्टे मिल जाएं, कि भाई अगर डिनोटिफाइड हो जाता है उसको क्लियर कि भाई रास्ता कब तक निकलेगा। नहीं, उसके लिए हमने मीटिंग भी कर दी है, सरकार को भी लिख दिया है कि भाई इसमें भी, और UIT को भी हमने पत्र लिखा है कि भाई आप इसके हमको परिसीमन के और वो सब चीज़ दीजिए ताकि वो सारी चीज़ों का लाभ मिल सके। मैडम, सरकार की मैं सभापति जी से निवेदन है, सरकार से और कितनी शीतलता चाहिए अब तक? मैडम आप एक मिनट रुको। आप ये पूछिए कि जो स्टेट ग्रांट का पट्टा जो दिया गया था आम जन को जो पट्टा दिया गया था, इनके एक कांग्रेस के साथी पार्षद मेरे उस पट्टे पे उसमें ये चैलेंज करते हैं कि ये वन भूमि की ज़मीन है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ कि वन भूमि की ज़मीन बताना, जहाँ इस जगह पे बैठे हैं, ये ज़मीन किसकी है, क्या है, ये मैं बता पाऊँगा क्या? ये पटवारी रिपोर्ट होती है, और पटवारी रिपोर्ट में अगर वो रिपोर्ट क्लियर है, गैर मुल्की आबादी उसने पटवारी ने रिपोर्ट की हुई है, तो उसको मैं कैसे तय करूँगा कि ये रिपोर्ट किसकी है? उसको आधार बना के अगर आपको बनाना है तो उस पटवारी पे बनाओ ना कि उसने इस रिपोर्ट में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। मतलब आप सरकार की योजनाओं को सरकार के ही लोग
उसको जानबूझ के उनको रोकना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ सरकार में रह के उनका सरकार के लोगों को फायदा दिलाएं, उनको रोकने का काम नहीं कर। जानबूझ के रोक नहीं मैडम, देखो कोई जानबूझ, अगर किसी साथी ने, जैसे इन्होंने बताया, अगर किसी साथी ने अगर उनको ये लगा हो कि ये वन भूमि में पट्टा है, अगर उन्होंने जांच कर ली, मांग कर ली, तो इसमें मेरे हिसाब से कोई नहीं है। अगर जांच में वो पट्टा, अरे आप मेरी बात सुनो, रिपोर्ट संविधान में, हमें संविधान में शक्तियाँ प्रदत्त है, आम आदमी को भी है, वो किसी भी पार्षद को तो है ही, आम आदमी को भी संविधान में शक्ति। अगर उसे लग रहा है कि ये उपेक्षा हो रही है, गलत है, अरे अब वो अगर सभापति जी ने गलत, सभापति जी ने नहीं दिया है नीचे के, तो उनकी जिम्मेदारी है। दूध, आप डर क्यों रहे हो? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, ये एक अलग मैटर है। मेरा दूसरा ये निवेदन है, सरकार ने इतनी देखिए, अब वो बात आप मुद्दों को भटका रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ नहीं, मैं जिस विषय की कह रहा हूँ, मैं आप अरे आप मैं विषय को मैं कैसे सुनूंगा इस बात का? नहीं, हमने, आप एक तरफ ये करो, हम कह रहे हैं सरकार की योजनाओं का जो लाभ है वो जनता को मिलना चाहिए। क्या पटवारी की रिपोर्ट को मैं चैलेंज करूंगा? आप उसको करो तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो ना। आप उसको गलत ले जाके 100 रुपए का स्टाम्प लगाओ इसमें, ये सरकार ने कोई आदेश दे, सरकार ने कोई आदेश दे रखा कि 100 रुपए का स्टाम्प लगाओ, जब वेरीफाई करेंगे हम इस फाइल को। इतना लाभ दे रही है तो उस लाभ को क्यों रोक रहे हो आप लोग? जानबूझ के आप उस चीज का ये करके उस रिपोर्ट को भटका रहे हो उसको। सरकार ने शिथिलताएं दे दी। सरकार बार बार अब तक 2 साल में 5 बुक मार्गदर्शन की निकालकर इनको दे चुकी है, नगर परिषद को और जेडीएस को और यूआईटीज को, कि इस प्रकार से लोगों को है। अब जैसा भी हमारे साथी रमेश जी ने बताया कि सभापति जी ने एक आदेश निकाल दिया कि जो पट्टा कोई आदमी लेगा वो 100 रुपए के स्टाम्प पर लिख के देगा कि मैं इस पट्टे में, उसमें तो उसमें आप मौखिक तो मुझे साबित करके दें। नहीं, लोगों, अरे लोगों ने साबित, मीडिया के सामने आप गलत बोल रहे हो, अब इस चीज को साबित करके दो। मैं कह रहा हूं सरकार की योजना है, उस सरकार की योजना का सबसे ज्यादा लोगों को लाभ मिले, इस चीज में सहयोग करें, ना कि इसके सहयोग को रोकें। जानबूझ के आप कांग्रेस के पास, सभापति जी आपके ही वार्ड का मेरी चाची रहती है, आपने उसमें सुनो, कमिश्नर ने साइन कर दिया, उसमें आपने पढ़िए फाइल, उसमें ये कह दिया आपने 100 रुपए का स्टाम्प लगाओ इसमें वेरीफाई करने के लिए। पटवारी की रिपोर्ट करने का अधिकार किसको है? पटवारी की रिपोर्ट को चैलेंज करके मतलब ये चीज क्या कर रहे हो? एक सवाल ले लेते हो। नमस्कार, मेरा नाम राजेश पंडित है, मैं अलवर जिले राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, प्रचार प्रसार मंत्री का कार्यभार देता हूँ। पिछले 50 साल से अलवर में निवास करता आ रहा हूँ। जी थोड़ा शांत हो जाएंगे, ये कोर्ट में भी हो जाएंगे मामले, पहले चल रहे हैं, लंबित है मामले, आप लोग शांत हो जाइए, कानूनी प्रक्रिया हो जाएगी। आप लिखित में लीजिए उनसे, आप कंप्लेन लिखित में लीजिए उनसे, अगर आपत्ति है तो। सर आप सवाल पूछिए। आप सब लोग बोल चुके हैं, आप सवाल मैं सब भाइयों से प्रणाम करता हूं। राजेश पंडित मेरा नाम है, मैं अलवर जिले के हनुमान सेना का पूरा राजस्थान का प्रचार प्रसार मंत्री का कार्यभार देखता हूं और पिछले 50 साल से अलवर में रहता आ रहा हूं। और ये सारी समस्याएं जो हो रही हैं, ये सभापति जी, ये अपने वार्ड के पार्षद जो अपने अपने बारे में बता रहे हैं, बिजली, पानी, रोड, ये सारी समस्याएँ बता रहे हैं। अगर ये इन मुद्दों पर बातें कर रहे हैं और इन समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं, तब इनकी ये जनता सुनवाई है, इस कार्य करना अच्छा लगता है। खाली बातें करना और उस काम को ग्राउंड लेवल पे करना अलग बात है। और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं खुद इन सब समस्याओं से पिछले लंबे समय से ग्रस्त हूँ, पिछले 50 साल से। ये पट्टे की जो बातें ये लोग बता रहे हैं, पट्टे जारी किए जा रहे हैं नगर परिषद से, नगर परिषद द्वारा पटवारी की जांच होने के बावजूद पैसे ले दे के सरकारी ज़मीन के भी पट्टे दिए गए हैं। वो मैं आपको दस्तावेज प्रस्तुत करूँगा, फिर आप मुझे बताइएगा कि ये कैसे हुआ है कार्य। आपसे पूछूँगा, सरकारी जमीन, सड़क है जो, उसके भी पट्टे, कि ये चीज जो कागज दस्तावेज प्रस्तुत, मैं कह रहा हूँ पटवारी की रिपोर्ट क्या है उसमें? ये जो दस्तावेज पट्टे की फाइल के लिए लगाए गए हैं सब सही है और इसका पट्टा जारी होना चाहिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं। पिछले 50 साल से केस कोर्ट में लंबित होने के बावजूद वो देखो, अगर कोई न्यायालय में मामला है तो मैं तो भाई माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए, अगर न्यायालय का मामला है और वो क्लियर हो गया है तो उसमें जारी का। न्यायालय के मामले में मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि कहीं किसी का विवाद है न्यायालय के मामले में, तो उसको पट्टा जारी करने का गवर्नमेंट की तरफ से भी आदेश है कि कहीं अगर कोई न्यायालय में मामला है तो उस पट्टे को देने का मेरा अधिकार नहीं है। सरकार की इतनी योजनाएं हैं जिनका सबसे ज़्यादा लाभ मैंने अपने वहाँ सीट पर बैठ के दिया है लोगों को।
सरकार की मंशा है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिले। जैसा कि बात कही कि कच्ची गलत अगर कोई पट्टा का कोई प्रकरण है, कानूनी प्रकरण है, तो पट्टा कोई ऐसा तो है नहीं कि उसको राष्ट्रपति का दे दे। पट्टे भी निरस्त भी होते हैं। अभी आपने देखा होगा टेला में भी 800 पट्टे रद्द हुए हैं। अगर कोई गैर कानूनी तरीके से या गैर तरीके से गलत तरीके से पट्टा जारी भी हो गया है तो इसमें कोई सभापति उसको रद्द कर दिया। FIR लॉज की बात है, वो कानूनी प्रक्रिया के हमारा क्या है कि बुद्ध विहार वार्ड नंबर 1 में गौशाला का मामला है ना। एक मिनट सर, वो सफाई का मामला है। एक बार पूरा इसका जवाब दे दो इनको करके। अगर उसमें कानूनी रूप से अगर पटवारी ने आपने पटवारी के आधार पर दिया आपने, अगर तो पटवारी के खिलाफ डिपार्टमेंट जाकर के आप अपने निर्माण आप सभापति खुद उस पटवारी के खिलाफ FIR लॉन्च कराए कि मुझे गलत रिपोर्ट, उसकी रिपोर्ट दर्ज करें। अगर आप आइए तो आप भी रिपोर्ट दर्ज कराएं। देखो मैं कह रहा हूँ कि सरकार की जो पट्टे की योजना है उसमें सब सहयोग करें, लोगों को अधिक से अधिक लाभ दिलाएं। मैंने हजारों पट्टे लोगों को दिए हैं। मैं ये नहीं है कि कुछ मैं बता रहा हूँ वो पता नहीं क्यों पार्टी के प्रति क्यों वफादार नहीं हो रहे हैं। उन्होंने उनमें जानबूझकर अड़ंगा लगाने के लिए, सरकार की योजना को रोकने के लिए, भटकाने के लिए ये चालें चल रहे हैं। सरकार की योजना को जो भी पलीता लगाएगा, जब पार्टी का हो जब विरोधी हो, उसके खिलाफ भी पार्टी के खिलाफ भी कार्रवाई रह रहे हैं। वो क्यों पीछे जा रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। वो तो बेचारे पट्टों को इंतजार कर रहे हैं ना, अपनी जमा एक एक पूंजी को लगा के, है ना। वो लोग कोशिश भी कर रहे हैं, शायद कईयों के नाम भी आ चुके हैं, कई लोगों के नाम भी आ चुके हैं, कई लोगों के अखबार तक में नाम आ चुके हैं, लेकिन लोग अटक क्यों? सरकार की मंशा है सबको पट्टा जारी कर रही है। अगर वो है व्यक्ति विशेष उसमें नहीं कर पा रहा तो उस व्यक्ति विशेष की कमी बोलते रहेंगे। मैं ये कह रहा हूँ अगर कोई भी पट्टा गलत जारी किया गया है, संबंधित अधिकारी को उसके बारे में अवगत कराया जाता है, तो इनको भी ये दिशा निर्देश दिए जाएं कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और उस पट्टे को निरस्त किया जाए अगर उसमें कोई कमी खामी है तो। और लिखित में आपको ये सारी समस्या कोई भी व्यक्ति अवगत कराता है, बताता है, तो आप उस समस्या से उसको निजात दिलाएं, चाहे बिजली की हो, चाहे पानी की हो, चाहे राशन कार्ड पे गेहूं की मोहर हो, चाहे पट्टे की हो। कोई भी समस्या अलवर की होती है, जब आप इतने बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, सभापति हैं घनश्याम गुर्जर जी, अपने कमिश्नर साहब हैं, सारे इन समस्याओं को निपटाएं और जनता को कुछ राहत दिलवाएं। खाली ठीक है, जवाब भी ले लेते हैं। देखो जो योजना है, मैंने आपको फिर बार बार कह रहा हूँ कि मैंने मेरे साइन से जो सरकार की योजना है उनका मतलब पट्टों का बहुत लाभ लोगों को दिया है, लेकिन वो डॉक्यूमेंटली उसके कार्य पूरे होने चाहिए। अगर कोई डॉक्यूमेंटली अगर कहीं भी कमी होगी तो उस पट्टे को तो देखो ना तो कमिश्नर दे पाएगा ना कोई और व्यक्ति। अगर वो नीचे से, जैसे पहली रिपोर्ट होती है भूमि की, इसकी भूमि की किस्म का है, वो पटवारी रिपोर्ट तक, फिर उसके बाद JN की रिपोर्ट होती है, फिर बाबू करता है, फिर उसका प्रभारी करता है, फिर ATP, मतलब इस तरह की चैन बनी हुई है। मेरे तो अंतिम साइन ही होते हैं। अगर प्रक्रिया वहाँ से पूरी है तो मैं उस पर साइन करने को तैयार रहता हूँ हर समय। मैंने कभी भी किसी पे कोई भेदभाव नहीं करा। मैं जब सीट पे बैठता हूँ तो मैं वहाँ दलगत राजनीति नहीं करता। मैं आम जन के साथ सारा व्यवहार एक सीट पे बैठ के सभापति होने के नाते से उसमें समानता का व्यवहार करता हूँ। जो कभी भी व्यक्ति मेरे पास समस्या लेकर आए उसका निवारण मैंने अवश्य किया है। नगर परिषद और आपका UIT का जो आपसी विवाद है वो मैं चाहूँगी कि आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को विस्तार से बताइए। हर महीने प्रभारी मंत्री महोदय यहाँ आते हैं। आज पहली बार आपने कहा है कि ATP का मुद्दा है। अगर ATP का मुद्दा है तो जन सुनवाई हर महीने जन अभाव अभियोग की भी सुनवाई होती है और हमारे 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत भी जिसमें सीमांकन का कार्य होता है। तो आप प्रभारी मंत्री जी के सामने सामंजस्य में अगर कोई इस तरह का कोई मुद्दा आए तो बताएं, सभापति महोदय भी रखें उस मुद्दे को, और आम जनता का अगर कोई व्यक्तिगत मुद्दा है तो वो भी रखें। निश्चित रूप से अगर ऐसा कोई प्रकरण है तो उसका हल होगा, क्योंकि सरकार की मंशा है ज़्यादा से ज़्यादा आम जन को लाभ से लाभ मिले, पट्टे मिले। नहीं, इन्होंने जो बात की है ना वो खाली ये कह रहे हैं कि भाई जो ज़मीन जिसकी है तो वो तो देखो ये कई बार जन सुनवाइयाँ होती हैं, उसमें अगर किसी व्यक्ति विशेष की कोई बात है तो अपनी जन सुनवाई कलेक्टर साहब को बताएं। वो दोनों विभागों को सामंजस्य करके उन सब का समाधान भी करेंगे। ऐसी कोई समस्या अगर आपके द्वारा आती है, आम जन के द्वारा आती है तो जिला कलेक्टर को दे, हमें दें, हम उन समस्याओं का समाधान कराएंगे। अभाव अभियोग में सारे मेंबर बैठे होते हैं, सारे डिपार्टमेंट के मेंबर अभाव अभियोग की समिति में बैठे होते हैं। उस दिन ये सारी समस्या का हल हो सकता है। तो ये थी आज की गर्मा गर्म बहस। कितनी बेबस है ये मजबूरियां, सामने मंजिल है लेकिन पाँव बढ़ा सकते नहीं। फिलहाल इन्हीं लाइनों के साथ मैं यहाँ पर देती हूँ अपनी वाणी को विराम।
फिर होगी मुलाकात जनता की ऐसे ही कुछ और नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए मैं साची गुप्ता, मुझे दीजिए इजाज़त और बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ सारे मेहमानों का एक साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आप देखते रहिए एयरटेल टीवी, क्योंकि खबरें हम दिखाते हैं वही जो आपके लिए होती हैं सही।